नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम रीतिकाल पर देखिए रीतिकालीन हिंदी साहित्य है, हम पूरा पढ़ा चुके हैं। अब उस पर हम जो है क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है और बार-बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन सरल नहीं होते, जो सरल होते हैं वो उन्हीं से हमारा जो है वही जो है गलत हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? कालक्रम की दृष्टि से पूछ रहा है, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर 1 केशवदास है, खा है कृपाराम है, गा है चिंतामणि बिहारी। तो इन चारों में जो है कौन है? तो कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक को जो है शुक्ल जी ने किसे माना है? कृपा राम को। किसे माना है? कृपा राम को। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी है कि 1700 से 19 ईस्वी है कि 1600 से 19 ईस्वी है कि 1650 से 1850 ईस्वी है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो है रीतिकाल की समय सीमा क्या है? अब देखिए 1700 से 1900 कुछ लोग कर देंगे, लेकिन ये विक्रम संवत होगा तब, ठीक है। ये हमारा क्या है 1643 से 1843 ईस्वी में। देखिए ईस्वी लिखा है, ये सही हो। अगर ये विक्रम संवत लिखा होता तब तो सही होता, लेकिन ये क्या लिखा है ईस्वी में, इसलिए गलत है। तो हमारा सही क्या है? हमारा सही है 1, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? रीतिकाल की समय सीमा सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक मानी जाती है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? अब नगेंद्र के अनुसार पूछ रहा है, तो उन्होंने केशव को माना है कि चिंतामणि को माना है कि कृपाराम को, कि इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? आपको बताना है। तो बताइए रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें कौन है? ए है कि बी है कि सी है? देखिए इसमें थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया है। ये हो जाएगा खा और ये हो जाएगा गा। तो इसमें कौन सा सही है? डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो केशव दास को माना है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? वीरकाल, इसमें बा लिखा है, वह होना चाहिए। वीरकाल से, श्रृंगार काल, अपकर्ष काल, रीतिकाल। तो विश्वनाथ बाबा का क्या होता है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो विश्वनाथ बाबा का क्या होता है? श्रृंगार होता है। विश्वनाथ बाबा का क्या होता है? श्रृंगार होता है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा, ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो श्रृंगार काल। इसके बाद आ गया हमारा पांचवा क्वेश्चन, देख लेते हैं। रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? केशवदास से, बिहारी से, चिंतामणि से, घनानंद से। अब इसमें अविरल परंपरा पूछ रहा है, तो ये कुछ किससे शुरू होती है? तो ये शुरू होती है चिंतामणि से। तो हमारा ऑप्शन ग सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही है? रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? तो चिंतामणि से। छठवां क्वेश्चन है हमारा कि जसवंत सिंह ने भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव माना है? ठीक है, यह जसवंत के भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है?
काव्य अलंकार का है, कि वृत्त रत्नाकर शिवराज भूषण का है, कि कुवलयानंद चंद्रालोक एवं काव्य प्रकाश का है, कि इनमें से सभी का। तो हमें बताना है कि जसवंत सिंह भूषण की भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है। तो किन ग्रंथों का प्रभाव है? तीनों का है। तो इसमें ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुवलयानंद भी है, चंद्रालोक भी है और काव्य प्रकाश भी है। तो भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है? कुवलयानंद और जो है चंद्रालोक और काव्य प्रकाश की। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, रीति शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? नाम विशेष, पद्धति विशेष, सिद्धांत विशेष, काव्य रूप विशेष। तो रीति शब्द का सामान्य अर्थ क्या होगा, बताएंगे आप? तो कौन सा होगा? पद्धति विशेष। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ख इसमें सही होगा। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? कृपाराम को, केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को। उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो बताइए, रीतिकाल का प्रवर्तक उन्होंने किसको माना है? तो उन्होंने किसे माना है? चिंतामणि को। अभी नगेंद्र ने केशव को माना था। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चिंतामणि, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारित किया है? संवत 1700 से 1900, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900, संवत 1650 से 1900। अब शुक्ल जी ने कब से कब तक माना है, आपको बताना है। तो कब से कब तक माना है? 1700 से 1900। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? का। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारित किया है? 1700 से 1900 तक। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के क्या नाम दिए हैं? यानी बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस उन्होंने रीतिकाल की जगह क्या कर दिया है? युग कर दिया है। क्या कर दिया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ख सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारित किया है? अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उन्होंने 1650 से 1850 निर्धारित किया है, कि संवत 1700 से 1900 विक्रम, कि 1700 से 1920, कि 1791 से 1889। तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारित किया है? तो इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद ने क्या किया है कि शुक्ल जी का समय है, केवल इन्होंने विक्रम संवत ना लगा करके क्या लगा दिया है? ईस्वी लगा दिया। क्या लगा दिया है? ईस्वी। ठीक है, तो इन्होंने क्या लगा दिया है? ईस्वी। तो इसमें कौन सा सही है? 1700 ईस्वी से 1920। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? शुक्ल जी ने इसमें विक्रम संवत 1700 से 1900, 1700 से 1900 जो है, हजारी प्रसाद ने 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, ये 20 नहीं है भाई, 1900। ठीक है, 1900 ईस्वी है। तो हजारी प्रसाद का क्या है? 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ 20 लिख गया है, यहाँ 1900 रहेगा। तो शुक्ल केवल आचार्य हजारी प्रसाद का जो है समय शुक्ल जी का ही है, केवल शुक्ल जी में विक्रम संवत लगा हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद ने उसमें ईस्वी लगा दिया है। ठीक है, तो उसको मिटा दे भाई। तो जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है? तो क्या है?
1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीतिकाल के लिए अपभ्रंश काल नाम के इतिहासकार ने क्या प्रयोग किया? यानी रीतिकाल जो है, रीतिकाल के लिए अपभ्रंश काल नाम के इतिहासकार ने प्रयोग किया है। अब अपभ्रंश काल किसने कहा है? रीतिकाल को, यानी रीतिकाल के लिए अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? तो हमें ये जानना है। तो किसने दिया है? गणपति चंद्र गुप्त ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, शुक्ल होगा, शुक्ल, रसाल ने, शुक्ल होगा, ला पे मात्रा ने, आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो रीतिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? तो किसने दिया है? गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने दिया? गणपति चंद्र गुप्त ने। रीतिकाल के लिए अपभ्रंश काल नाम के इतिहासकार, मतलब अपभ्रंश काल नाम किस इतिहासकार ने दिया? तो किसने दिया है? ये पूछ रहा है कि अपभ्रंश काल नाम किस इतिहासकार ने दिया? तो किसने दिया? गणपति चंद्र गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम के इतिहासकार ने प्रयोग किया। अपकर्ष काल किसने कहा? रीतिकाल को अपकर्ष काल नाम किसने कहा? देखिए, इसमें जो है डॉक्टर नगेंद्र की जगह क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा। इसमें ऑप्शन जो है गलत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। तो रीतिकाल के लिए अपभ्रंश काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया? तो किसने किया? धीरेन्द्र वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किसने दिया? अपकर्ष काल नाम किसने दिया? गणपत चंद्र गुप्त ने, रसाल ने, पद्म सिंह शर्मा ने, मिस्टर बंधुओं ने। तो रीतिकाल को अपकर्ष काल नाम किसने दिया? आपको बताना है। तो किसने दिया? गणपति चंद्र गुप्त ने। ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है, तो रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किसने दिया? गणपत चंद्र गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, गृहर्षण ने, आचार्य शुक्ल ने। तो अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। इसमें ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हों तो कर लें। अब इसके बाद हम इसको कराने के बाद वन लाइनर लेके आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? रीतिकाल, रीतिकाव्य, श्रृंगार काव्य, चारण काव्य। ग्रियर्सन ने अपने 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने क्या नाम दिया है? रीति काव्य। यानी ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया है? रीति काव्य। ठीक, सब बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, और परीक्षाओं में बिल्कुल आए हुए हैं और आएंगे भी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, रीतिकाल को कला काल किसने कहा? नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, आचार्य शुक्ल ने। बताना है आपको। तो चलिए बताइए, कलाकाल किसने कहा? तो किसने कहा? कलाकाल, देखिए इसमें भी ला है और रसाल में भी ला है, तो किसने कहा है? इसमें क्या है? 15वां में क्या हो जाएगा? ऑप्शन रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, रीति काव्य। कौन सा काव्य दरबारी काव्य है? तो कौन सा काव्य है?
रीति काव्य, क्योंकि वो दरबार में केवल राजाओं के लिए ही लिखा गया था, इसलिए उसे क्या कहा गया, दरबारी काव्य। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से रीति काल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगारिकता है, विलासिता है, युद्धों का वर्णन है, प्रकृति चित्रण है। तो रीति काल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति यानी कि सबसे मेन क्या है इसमें? तो 17वां क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा सही होगा? रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति क्या होगी? तो रीतिकाल की सबसे अधिक प्रधान प्रवृत्ति क्या है, आपको बताना है। तो क्या है? श्रृंगारिकता। क्या है? श्रृंगारिकता। तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की, वो क्या कहलाते हैं? जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत किए उन्हें रीतिबद्ध कहा गया, रीति सिद्ध कहा गया, रीति मुक्त कहा गया, कोई नहीं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? रीतिबद्ध। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को किन 2 भागों में बांटा है? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को किन 2 भागों में बांटा गया है? रीति सिद्धबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त एवं रीति बद्ध। तो किन 2 शुक्ल जी ने किस में बांटा है? रीति सिद्ध और रीति ग्रंथकार एवं अन्य कवि, इसे तो विश्वनाथ ने बांटा है, और रीति ग्रंथकार व अन्य कवि। तो आचार्य शुक्ल ने रीतकाल को किन 2 भागों में बांटा गया है? रीति ग्रंथकार एवं अन्य कवि, 2 भागों में शुक्ल जी ने बांटा है। उसके बाद है हमारा 21वां क्वेश्चन है, कालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? अवधी है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, ब्रजभाषा है। तो रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की भाषा क्या है? तो हमारी है ब्रज। क्या है? ब्रज है। रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? ब्रज। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रीतिकाल में आए रीति शब्द का क्या अर्थ है? प्रतीक योजना, काव्यांग विवेचन से लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति, सिद्धांत विशेष काव्यात्म, परंपरा अनुसार कवियों का वर्गीकृत करने की रीति। रीतिकाल नाम से आए रीति शब्द का क्या अर्थ है? तो रीतिकाल नाम से आए रीति शब्द का क्या अर्थ है? तो रीति शब्द का मतलब है काव्यांग विवेचन में लक्षण और उदाहरण की पद्धति। रीतिकाल नाम से आए रीति शब्द का क्या अर्थ है? तो काव्यांग विवेचन में लक्षण और उदाहरण की पद्धति। तो हमारा ऑप्शन खा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 है, देखिए छोटा कर दूं। हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतिकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं? डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद, मिश्र बंधु। तो ऐसा कौन सा हिंदी का रीतिकालीन आलोचक है जो रीतिकाल के कवियों को केवल कवि ही मानता है, आचार्य ही नहीं मानता? वो कौन है? शुक्ल जी, आचार्य
रामचंद्र शुक्ल जी। जबकि नगेंद्र जो है आचार्य और वो सब कुछ मानते हैं, आचार्य भी मानते हैं, कवि भी मानते हैं और शिक्षक भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? खंड काव्य, वीर काव्य, महाकाव्य, मिश्र बंधु। यहाँ ऑप्शन जो है इसका गलत है, ऑप्शन इसका गलत है। लक्षण ग्रंथ का क्या अर्थ होता है? तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग, लक्षण ग्रंथ काव्यांग निरूपण होता है, ठीक है, निरूपक ग्रंथ, काव्यांग निरूपक ग्रंथ होता है, काव्यांग निरूपक ग्रंथ। ये मिश्र बंधु गलत ऑप्शन हो गया, ये हो जाएगा घा, ठीक। तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? काव्यांग निरूपक ग्रंथ। तो आज इतना ही। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जैसा आपको क्लास लगे वैसा कमेंट कीजिए। तो आज इतना ही। शुभ संध्या, धन्यवाद।